Hello students, welcome to Academic Success Point. Myself प्रोफेसर राजेश विडान। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शैक्षिक अवसरों की समानता। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्वेश्चन में कमेंट अवश्य डालें। यदि आपको मेरे द्वारा करवाए गए इस क्वेश्चन में कुछ कमियां महसूस होती हैं तो वो कमेंट्स में लिखें, ताकि हम अपनी कमियों को दूर करके जो नए क्वेश्चन डालेंगे या नए नोट्स बीएड या एमएड के लिए डालेंगे उनमें हम चेंज कर सकें। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाला जाए उनकी उसको सूचना मिल जाए। और ये बुक से बिल्कुल अलग है, बुक के अंदर आपको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे। ये मेरी वर्तमान भारतीय सरकार की तरह मेरी भी गारंटी रहेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शैक्षिक अवसरों की समानता। जब से सृष्टि पर मानव जीवन आया, एक ही प्रश्न हमारे सामने है, समानता का। समानता क्या है? दो व्यक्तियों के मध्य तुलना बार बार करते हैं, दो बच्चों के मध्य, दो स्त्रियों के मध्य, दो पुरुषों के मध्य, दो संस्थाओं के मध्य तुलना की जाती है कि ये क्या समान है, इनकी विचारधारा कैसी है, इनकी अप्रोच कैसी है। तो ऐसे ही प्राचीन काल से ही हम कह सकते हैं कि समानता भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में हमारे सामने आया है। समानता इस टॉपिक के अंतर्गत क्या है कि सभी व्यक्तियों को, समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को किस प्रकार से शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाया जाए। और ये किसके माध्यम से मिल सकते हैं? ये शिक्षा के माध्यम से मिल सकते हैं। और जब सभी व्यक्ति शिक्षित होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि समाज के अंदर विकास की जितनी गतिविधियां हैं, विकास की जितनी योजनाएं सरकार बनाती हैं, वो तेज गति से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके भारत की पहचान सारे संसार में एक विकसित राष्ट्र के रूप में कर सकती है। शैक्षिक समानता का अर्थ क्या है? शिक्षा एक ऐसी सार्वभौमिक व्यवस्था है, ये एक ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत है जिसके बगैर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समानता शब्द अंग्रेजी के शब्द इक्वलिटी का हिंदी रूपांतरण है। इसमें अगर सामान्य शब्दों में हम कहें कि शैक्षणिक समानता क्या है, तो सभी व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाना, धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव बगैर किए। और आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे समाज की? आज हमारा समाज धर्म के आधार के ऊपर, जाति के आधार के ऊपर, लिंग के आधार के ऊपर बंटा हुआ है, जिससे विकास की समस्त गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। हमारे समाज के अंदर आप मणिपुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मणिपुर के अंदर जाति के आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर पिछले 6 महीने से आप देख सकते हैं कि मणिपुर की क्या पोजीशन है। तो ऐसी सिस्टम में क्या होता है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है उससे ही इन सभी समस्याओं का, जो ज्वलंत समस्याएं देश के सामने है, उनका समाधान हम कर सकते हैं। तो यूएनओ के शब्दों में शैक्षणिक समानता क्या है? अवसरों की समानता का अर्थ यह है कि सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बालक को उसकी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अवस्था के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि जैसी बालक की सोच है, जैसा बालक का शरीर है, चाहे शारीरिक है, मानसिक है, उसके अनुरूप उसके व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनैलिटी का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना चाहिए। भारत में शिक्षा का विकास करने के लिए सरकार ने अनेक आयोग एवं नीतियों का निर्माण किया और लेटेस्ट नीति NEP 2020 लागू भी हो गई है, और जिसने आज प्रत्येक विश्वविद्यालय के अंदर इस नीति को लागू किया जा रहा है। लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी बाधाएं हैं, कौन से तत्व हैं या कौन से कारक हैं जिन्होंने आज़ादी के इतने वर्षों तक भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2024 तक भी लोगों को शैक्षणिक अवसर समान रूप से नहीं पहुंचाए। तो इसमें सबसे पहला कारण क्या नज़र आता है
शारीरिक दिव्यांगता। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और यहाँ पर शारीरिक रूप से बहुत व्यक्ति असक्षम है। शारीरिक असक्षमता के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते या सरकार न चाहते हुए भी उन्हें शिक्षा नहीं दे पा रही है। इसीलिए हम इसे एक बाधा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा है घर का दूषित वातावरण। यदि हम अपनी संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, सर्वश्रेष्ठ धरोहर माना जाता है। भारतीय परिवेश, भारतीय पहरावा को लोग लाइक करते थे। अब क्या हो गया, पश्चिम संस्कृति का प्रभाव हमारे घरों के ऊपर पड़ने लगा, जिससे शिक्षा की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। अब क्या है इसका नेगेटिव या नकारात्मक परिणाम क्या है कि लोग शिक्षा से हटकर इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर या फेसबुक के ऊपर शॉर्ट वीडियो में, जिन बच्चों की एज शिक्षा के माध्यम से अपने करियर बनाने की है और शिक्षा के माध्यम से वो व्यक्ति अपने जीवन में, समाज में एक अलग पहचान बना सकते हैं। आज वो लड़के हों या लड़कियां या छोटे बच्चे हों, वो टेक्निक का गलत उपयोग करके नाच गाना या ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से जो हमारे परिवेश है, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को समाप्ति की ओर लेकर जा रहे हैं। ये यानी कि कह सकते हैं कि घरों का जो वातावरण या घरों में जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, इसने भी शिक्षा की समानता के अवसरों को में बाधा का कार्य किया है। मानसिक असंतुलन और आर्थिक समस्याएं। गरीबी एक सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीब व्यक्ति आज मानसिक रूप से अस्वस्थ है और जब व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा, उसके पास बुक लेने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो ऐसे व्यक्ति किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। वो केवल रोजगार के अवसरों की चिंता करते हैं। तो इन दो कारणों ने भी शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। इसके साथ साथ लैंगिक भेदभाव, लड़का लड़की में भेदभाव अब तो हम कह सकते हैं कुछ कम हुआ है इस दशक में तो, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ने के अवसर नहीं दिए जा रहे। लड़कियों को उनसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसके कारण घरों में लड़कियां पढ़ नहीं पाती या महिला शिक्षा सही प्रकार से नहीं हो पाती। इसकी वजह से भी हमें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे। दूसरा, विद्यालयों की दूरी। विद्यालय बहुत दूर स्थापित हैं। बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड के अनेक ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां केवल एक विद्यालय है और उसमें बच्चों को नदी या नालों को क्रॉस करके पैदल जाना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से वो बच्चे शिक्षा कंप्लीट करने से पहले ही शिक्षा से दूर चले जाते हैं। तो विद्यालयों का दूर होना या विद्यालयों से लोगों की दूरी होना भी शिक्षा व्यवस्था में असमानता का एक प्रमुख कारण है। इसके साथ साथ गरीबी आ गई, शिक्षा की गुणवत्ता में अंतर और शिक्षा संस्थानों की अनुशासनहीनता। वर्तमान समय में शिक्षण संस्थानों में नए नियमों एवं कानूनों के कारण थोड़ा अनुशासन की समस्या भी उत्पन्न हुई है और उस अनुशासन की समस्या ने क्या किया कि हमारे सिस्टम को प्रभावित किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि समानता का क्षेत्र, नेक्स्ट जो इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि शैक्षणिक समानता में समानता का क्षेत्र कैसा है। तो सबसे पहले नागरिक अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए नागरिक अधिकार दिए गए हैं। राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार और वोट का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ने, हमारे यहाँ 2024 का आम चुनाव है, प्रत्येक व्यक्ति ने जाति, धर्म, पार्टी, लिंग से ऊपर उठकर देश हित के लिए राष्ट्र द्वारा दिए गए अपने इस राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और जो व्यक्ति देश का कल्याण कर सकता है, जो व्यक्ति देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, जो व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है, जो व्यक्ति समाज से धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर सकता है, जो व्यक्ति समाज के अंदर विकास की गतिविधियों को संचालित कर सकता है, उस व्यक्ति को वोट करना चाहिए। आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार तथा वित्तीय अधिकार, ये 6 पॉइंट
हमने समानता के अक्षेत्र के रूप में हम इनको परिभाषित करेंगे। इसके बाद आती है समानता की क्या विशेषताएं हैं। शैक्षणिक अवसरों की समानता की विशेषताएं, लाभ, महत्व, प्रकृति। इसमें सबसे पहला पॉइंट है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। शैक्षणिक भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत की पहचान आज सारे संसार में सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में होती है। 1952 में जब प्रथम भारतीय चुनाव हुआ तो सारे संसार की निगाह भारतीय चुनाव पर थी कि किस प्रकार से कुछ समय पहले स्वतंत्र हुआ राष्ट्र, क्या जिसमें जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक अनेक प्रकार की समस्याएं थी, क्या वो चुनाव करा पाएगा। तो जब हमारे यहाँ चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और एक प्रथम लोकतांत्रिक सरकार गठित हुई तो उस दिन से अगले दिन सारे संसार के सबसे जो मेन न्यूज़पेपर है उनमें एक ही न्यूज़ थी कि भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरंभ, भारत ने लोकतांत्रिक आधार के ऊपर अपनी सरकार का गठन किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़े अचीवमेंट्स या हम बात कह सकते हैं कि सारे संसार के पत्रकारों ने प्रथम भारतीय चुनाव को कवरेज किया था। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए शैक्षणिक अवसरों की समानता अनिवार्य है। व्यक्तियों के लिए उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए वर्ग भेद, जो आज हमारे यहाँ वर्ग भेद, जाति, धर्म आदि की समस्याएं हैं, इनको कहाँ से समाप्त कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से, शैक्षणिक अवस्था के माध्यम से हम समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। भेदभाव की समाप्ति में वही चीज़ें आएंगी। इसके बाद निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक मानव जीवन का अस्तित्व रहेगा शिक्षा चलती रहेगी। जो शिक्षित व्यक्ति हैं, परिवार के अंदर विभाजन हो सकता है, दो भाइयों के मध्य विभाजन हो सकता है, लेकिन आप अपनी शिक्षा को किसी के साथ विभाजित नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने जितनी शिक्षा प्राप्त की है वो उसके नाम के साथ ही रहेगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलती है और उसके बाद भी एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में, शैक्षणिक उपलब्धियों के रूप में वो बाद में भी उस व्यक्ति की पहचान के रूप में रह जाती है। और भारत के लिए तो मैं बड़े गर्व की बात मानता हूँ कि भारत के अंदर तो सरदार मनमोहन सिंह जैसा व्यक्तित्व भी हुआ, जिसे संसार का सबसे बड़ा, सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति एवं विद्वान व्यक्ति माना जाता है और जिसे आर्थिक क्षेत्र में उससे बड़ा विद्वान आज तक कोई नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है। आदर्शों की प्राप्ति, संविधान ने, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था तो उन्होंने जिन आदर्शों की कल्पना की थी कि कैसे समाज का निर्धारण होगा, कैसा समाज होगा, तो उन जो आदर्श निर्धारित किए उनकी प्राप्ति किससे होगी? शिक्षा से। और आज आप देख सकते हो कि समाज से जो जाति का जहर समाप्त हो रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? शिक्षा की। और समाज का जो शोषित वर्ग था आज वो संविधान द्वारा दिए गए प्रावधानों का प्रयोग करके समाज की मुख्य धारा के अंदर अपना स्थान बना रहा है। तो ये आदर्शों की प्राप्ति है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी के अंदर कि सरकार ने एवं संविधान ने क्या प्रावधान किए कि शैक्षणिक अवसरों की समानता हो। तो सबसे पहला सरकार का आता है सर्व शिक्षा अभियान। सरकार ने शैक्षणिक अवसरों के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया। बच्चों को स्कूल में ही, गरीब बच्चों को खाना देने के लिए मिड डे मील योजना चलाई है। समग्र शिक्षा अभियान चलाया है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RT 2009 को लागू किया और सभी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। अल्पसंख्यक वर्ग को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्होंने शिक्षा का प्रबंध किया और भाषा का संरक्षण करने का कार्य किया। ओके, कितना